गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखते हैं आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट है ये। तो इसमें हम वर्णमाला के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं वर्णमाला में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो वर्णमाला से देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है? तो आप देखें और बताएं कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले जवाब इसका कौन देता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है कौन सी? तो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। फिर देख लेते हैं स्वर। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है कितनी? तो इसमें होती है 11। ठीक है, और अगर पूछ लेता है क्या मूल स्वर, तो 11 हैं। कुल स्वर, तो कुल स्वर होते हैं 13। ठीक है, कुल स्वर होते हैं 13 और मूल स्वर होते हैं 11। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, 33 होते हैं व्यंजन। ठीक है, और शब्द जानते हैं वर्ण से मिलकर शब्द बनता है। एक से अधिक शब्द वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्गों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्गों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं किसको? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं ये आप बताएं। का और खा, या और रा, चा और जा, टा और णा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी? तो कंठ ध्वनियाँ हमारी हैं कौन सी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। का और खा, का और खा जो है ये कंठ ध्वनियाँ हो जाती हैं। या और रा ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो ये हैं अंतस्थ ध्वनियाँ। कौन सी हैं? अंतस्थ। ठीक है, ये अंतस्थ हैं। चा और छा कौन से हैं? तो चा और छा कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तालु वर्ण। कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तालु। ठीक है, ये तालु हैं। टा और ठा कौन सा है? तो टा और ठा हो जाते हैं मूर्धा। ठीक है, ये वर्ण हो जाते हैं मूर्धा वर्ण। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शन देख लिए। या और रा ये अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। चा और जा ये तालु हैं और टा और ये मूर्धा वर्ण हो जाते हैं। या और रा ये अल्प प्राण वर्ण भी कहलाते हैं। जैसे क्या है ये? अंतस्थ या अल्प प्राण। ठीक है, अंतस्थ वर्ण ये हो जाते हैं। तो कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण हो जाते हैं ये या और रा। ठीक है, तो ये अंतस्थ ध्वनियाँ हमारी हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो गा और घा, जा और झा, ण और ढा, पा और फा। तो इसमें से कौन से वर्ण जो हैं जो मूर्धन्य वर्ण हो जाते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? डा और ढा। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? डा और ढा ये मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। मूर्धा में आते कौन कौन से वर्ण हैं टोटल? तो इसमें तो इसमें टा, ठा, डा, ढा और अणा टोटल वर्ण ये होते हैं इसके। ठीक है, और इसमें और भी कौन से आते वर्ण हैं? तो इसमें रे भी आती है, रे से ऋषि वाली, और रा से रथ आता है, षा षटकोण आता है। ठीक है,
टोटल वर्ण इतने होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, तो मूर्धन्य व्यंजन क्या है, तो मूर्धन्य व्यंजनों की संख्या रहती है 5 वो और 3 ये, 5 3 8, 8 वर्ण जो होते हैं ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर क्या है, गा और घा ये कंठ ध्वनियाँ हैं, हमने ऊपर देखा था क्या है, कंठ ध्वनियाँ हैं। जा क्या है, ये जा और झा ये क्या होते हैं, ये तालु होते हैं, ये तालु वर्ण हैं। और पा और फा क्या है, तो पा और फा, ठीक है, पा और फा ये ओष्ठ वर्ण हो जाएंगे। कौन से, ये हो जाएंगे ओष्ठ वर्ण। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो देख लेते हैं। तो इसमें छोटा बड़ा है, का खा है, फिर था और धा है, पा तो फा और भा है। तो इसमें अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, तो एक चीज़ बता देते हैं आपको, अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण जो है वर्णमाला में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। वर्णमाला में क्या है, वर्णमाला में पहला, तीसरा और पांचवा, पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वर्णमाला में वो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ण अल्प प्राण है, तीसरा वर्ण अल्प प्राण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण। ठीक है, तो ये इसमें अल्प प्राण वर्ण हो जाते हैं। तो इसमें हमें ढूंढना भी है अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण वर्ण हमारा का और गा हमें मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो गया ना, का और गा। तो अल्प प्राण वर्ण हमारे का और गा, ऑप्शन नंबर बी सही है। महाप्राण वर्ण कौन से हैं, तो महाप्राण वर्ण कौन से हो जाएंगे, दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण वर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं, तो इसमें श है, या है, गा है या फिर जा। तो इसमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो नासिक के व्यंजन है, तो नासिक के व्यंजन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, या। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो वर्णमाला में क्या कहते हैं, वर्णमाला में स्पर्श वर्णों में पंचमाक्षर। ठीक है, वर्णमाला में स्पर्श वर्णों में पंचमाक्षर जो होते हैं वो सभी नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या भी कहलाती है कितनी, 5। ठीक है, इनकी 5 संख्या कहलाती है। कौन कौन से होते हैं, तो ये हो जाते हैं अण, या, ंगा, न और म, यमंगणनम। ठीक है, तो कितने होते हैं, ये इनकी संख्या ये होती है, ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए और अय वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं या कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो ए अय जो है ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, ये आपको बताना है। देखें आप और बताएं ए और अय ये कौन से वर्ण कहलाते हैं। तो देखें, तो ये नासिक के हैं या मूर्धन्य हैं या ओष्ठ हैं या फिर कंठ और तालव्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंठ तालव्य हमारा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है ए अय कंठ तालव्य। इसका सूत्र होता है ए दैतो कंठ तालु। ठीक है, ए दैतो कंठ तालु। ओष्ठ कौन से होते हैं, तो ओष्ठ में हमने देखा था पाफा बाभा मा। ठीक है, ओष्ठ लिख लेते हैं। ओष्ठ में पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, मूर्धन्य में तो मूर्धा में टा, ठा, डा, ढ और ण। ठीक है, फिर नासिक के व्यंजन, तो नासिक के व्यंजन यमगणनम। ठीक है, स्पर्श वर्णों के पंचमाक्षर जो होते हैं वो सभी नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या फिर अंग और आह। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4, अंग और आह। अंग और आह जो हैं ये स्पर्श वर्ण अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन हो जाएंगे? तो अंग और आह, ये हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अंग और आह, ये अयोगवाह वर्ण हमारे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा सही है? अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन, तो इसमें आपको बताना है द्वित्व व्यंजन इसमें कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद और दिल्ली। तो इसमें से हमारा 2 ही ऑप्शन में उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन नीचे दिखे हुए हैं, उनको हम ना पढ़ते हुए 2 में ही बताएंगे, इसमें ही मिल जाएगा हमारा द्वित्व व्यंजन कौन सा है। तो द्वित्व व्यंजन हमारा इसमें हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में डबल ला है, ठीक है। तो जहाँ पर 2 व्यंजन एक ही साथ में प्रयोग होते हैं उसे द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श, श, श और हा, ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो आप देखें और बताएं ये कौन से वर्ण हैं। तो इसमें प्रकंपी हैं, स्पर्शी हैं, संघर्षी हैं, या स्पर्श संघर्षी हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी। ठीक है, श और श ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और इनका अदर नाम ये ऊष्म व्यंजन भी, क्या ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है, और ओके, ये क्या कहलाते हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। कौन से हैं? तो ये हैं संघर्षी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। श और श ये संघर्षी और ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। और इन्हें क्या है? तो और इन्हें महाप्राण के अंतर्गत भी गिना जाता है। ठीक है, जो श और श ये हैं, इन्हें महाप्राण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पर्शी क्या होते हैं? का और मातक, का से मातक के जितने भी वर्ण होते हैं वह सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी? का और खा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ए और ओ, या फिर श और श। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें थोड़ी गलती है, यहाँ पर बिंदी होगी, कहाँ पर? यहाँ पर, और एक यहाँ पर बिंदी होगी। अब ये नवीन ध्वनियाँ हो जाती हैं। ठीक है, कैसी? यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये और यहाँ पर बिंदी, ठीक है, और फिर ये ग यहाँ पर बिंदी, ठीक है, तब ये नवीन ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें घोष वर्ण कौन से हो जाएंगे। खा है, चा है, माँ है, या फिर टा है। तो इसमें से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण आपको बताना है। तो घोष वर्ण आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा घोष वर्ण कौन सा कहलाता है। तो देखें, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो घोष वर्णों के संख्या में हमारा ऑप्शन नंबर सही है माँ। ठीक है, घोष वर्ण मतलब सघोष। ठीक है, सघोष वर्ण कहते हैं किसको हैं? अच्छा, एक बार ये भी देख लें। तो सघोष वर्ण होते हैं, क्या होते हैं? सघोष वर्ण वो कहलाते हैं जो जिनकी संख्या कहाँ पर से शुरू होती है? तो ये शुरू होते हैं कहाँ से? ये होता है क्या है? तीसरा, चौथा और पाँचवा। क्या है? स्पर्श वर्णों में चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और दूसरा और पहला और दूसरा ये अघोष होते हैं। कौन होते हैं? ये अघोष होते हैं, अघोष, और ये सघोष। ठीक है, ये सघोष। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन
कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसमें अमानक वर्ण कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अमानक वर्ण इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? खा है, धा है, या फिर खा और महा है, या फिर अगला आगे होगा। तो इसमें ही हमारा अमानक वर्ण मिल जाएगा। तो अमानक वर्ण इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा है? खा और मुँह। ठीक है, ये अमानक वर्ण कहलाते हैं, इनकी गणना नहीं की जाती हमारे वर्णमाला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है का, गा, जा और फा ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, या फिर दक्षिणी भाषाओं की हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर बी, अरबी और फारसी। ठीक है, का के सामने नुक्ता रखा होगा, गा के सामने यहाँ पर नुक्ता रखा होगा, जा के सामने नुक्ता और फा के सामने नुक्ता। तो नुक्ता वाली जो भी संख्याएं होंगी वो सभी अरबी फारसी संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 50 है, 51 है, 52 है, या फिर 53। तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 52। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, या फिर तालव्य व्यंजन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? अच्छा, मूल स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या होती है 5। ठीक है, संस्कृत में होती है मूल स्वरों की संख्या 5। ये किस में होती है? ये होती है संस्कृत में। ओके, और हिंदी में मूल स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं 11। ओके, ठीक है। तो संस्कृत ये हिंदी का है। किसका है? ये हिंदी का है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या होती है 11, संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या होती है 5। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। अगला क्या है? तो इसमें हमें देखना है छह ध्वनि किस, छह ध्वनि के अंतर्गत, ये छह ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है? तो छह ध्वनि जो है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त वर्णों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। और कौन सी होती है? छत, त्रक, ज्ञान और श्र। ठीक है, ये 4 वर्ण जो होते हैं ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन जिनको तालु बोलते हैं। ठीक है, तालु वाले व्यंजन, तो ये चाछा जो है ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, घोष वर्ण। तो घोष वर्ण हमने अभी देखा था। घोष वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजनों में जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर हमने देख लिए। संस्कृत हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में 5 होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी वर्णमाला में 6 का वर्ण क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का, या छ, या फिर त्रे, या फिर ज्ञा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, का के बाद में 6 का क्रम आता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण जो है ये किन वर्णों के संयोग से बना है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं ज्ञा। ठीक है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जा और या के संयोग से, ज प्लस या के संयोग से, या फिर जा और धा के संयोग से, या फिर जा प्लस न्य के संयोग से। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है बी। ठीक है, ज और या। ठीक है, तब बनता है ज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? छोटा, ज, हा और सा। तो इसमें से अघोष वर्ण हमारा कौन सा है? तो अघोष वर्ण आपको बताना है। अघोष वर्ण की संख्या इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी? तो हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन भी अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क्या है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये अघोष कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ये अघोष कहलाते हैं। ठीक है, ऊष्म जो है ये अघोष कहलाते हैं। अघोष कहलाते हैं। इसके साथ साथ ये महाप्राण भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
महाप्राण भी कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं? तो उष्ण व्यंजन जो होते हैं ये अघोष भी होते हैं और महाप्राण भी होते हैं। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें यहाँ पर सीख ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, कंठ है, दंत है या फिर तालु है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो इसमें का, खा, ग, घ और अंग। ठीक है, और भी कौन वर्ण आते हैं और भी बता देते हैं, जैसे छोटा आ, ठीक है, और विसर्ग। ठीक है, विसर्ग, ये सभी वर्ण किस में आते हैं? तो ये कंठ में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ण है, ज्ञ है, ण है या ढ है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञ। ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन हो जाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमने आपको बताई थी, कितनी थी? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हो जाती है हमारी 4। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो इसमें छत, त्रक, ज्ञ और श्रेय। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन हमारे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसमें से कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत वर्ण नहीं है? ता है, ना है, दा है या फिर टा है? तो इसमें से दंत वर्ण कौन सा नहीं है? तो दंत वर्ण इसमें हमारा टा नहीं है। ठीक है, टा वर्ण जो है ये कौन सा है? तो ये मूर्धा है। ठीक है, कौन सा है? ये मूर्धा है, तो ये दंत वर्ण नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या फिर अकारांत कहते हैं? तो उन्हें अकारांत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं जिनके अंत में आ आता है। अंतस्थ कौन से हैं? या, र, ल और व, ये अंतस्थ हैं। अयोगवाह कौन से हैं? तो अयोगवाह के अंतर्गत अंग और अह आता है। ठीक है, ठीक है, ये आते हैं। अनुस्वार में कौन सा आता है? अनुस्वार में सिर्फ अंग आता है। ठीक है, अनुस्वार में अंग आता है और विसर्ग में आह आता है। ठीक है, अगले आंसर चलते हैं अगले तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? का और सा के, का और चा के, का और छा के या फिर का और सा के? तो ये का वर्ण जो है ये आधा आधा वर्ण बना हुआ है, तो किसके योग से बनता है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है, का और शा के योग से छ वर्ण की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पर आ गया, तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अगर मूल स्वरों की संख्या पूछता है, मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर होते हैं तो 11 होते हैं। ठीक है, मूल स्वर 11 और कुल स्वरों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? कुल स्वरों की संख्या हो जाएगी 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो स्वर नहीं है? छोटा, छोटऊ, ए, वा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी जो है ये कौन सा वर्ण है? तो ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन होते हुए ये मतलब अनुस्वार वर्ण है। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग का वर्ण इसमें कौन सा नहीं है? ठा, ढ, अड़ा या घ? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। घ जो है ये टा वर्ण का वर्ण नहीं है। ये कहाँ का है? ये तो ये कंठ का है। कहाँ का है? कंठ का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32 है, 34 है, 33 है या फिर 36?
तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 33। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा होता है? तो बड़ा है, छुट्टी है, अणा है या फिर जा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो पश्च स्वर कौन से होते हैं? तो ये सब किसके आधार पर होते हैं? तो ये सब जीभ्या के आधार पर गिने जाते हैं। तो इसमें पश्च स्वर आपको बताना है। तो आप देखें इसमें पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो आप देखें और बताएं पश्च स्वर इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पश्च स्वर इसमें हमारा हो जाएगा बड़ा आ। ठीक है, पश्च स्वर हमारा इसमें बड़ा आ हो जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं पश्च स्वर होते कौन कौन से हैं। तो बड़ा आ हो ही गया, ठीक है। छुटाऊ होता है, बड़ाऊ होता है, कौन सा? बड़ाऊ होता है। ओ होता है, कौन सा? ओ होता है। आओ होता है, कौन सा? आओ होता है। और छुटा आ के ऊपर ऐसी बिंदी रखी होती है, वो भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे वर्ण जो होते हैं ये सभी हमारे हो जाते हैं कौन से? तो ये हो जाते हैं पश्च स्वर। अच्छा, अब देख लेते हैं अग्र स्वर कौन से होते हैं। तो अग्र स्वर हमारा छोटी ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा और आए हो जाएगा। ये कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अग्र। ठीक है, ये अग्र स्वर हो जाएंगे। ठीक है, ये अग्र स्वर हो जाएंगे कौन से? तो ये बी वाले। ठीक है, अब देखें इसमें मध्य स्वर कौन सा होता है। तो मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है। ठीक है, मध्य स्वर में छोटा आ होता है। तो ये किसके आधार पर होते हैं? तो ये जीभ के प्रयोग के आधार पर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर के अंतर्गत बड़ा, छुटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ और बड़ा आ। ठीक है, फिर अग्र स्वर के अंतर्गत छुटी, बड़ी, ए, आए, ये सब अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोगवाह है। तो निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो अयोगवाह होते कौन से हैं, ये बताना है। तो महाप्राण होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, या अल्प प्राण होते हैं, या फिर विसर्ग होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें क्या बताना है? अयोगवाह। तो अयोगवाह वर्ण कौन से कहलाते हैं? तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। अयोगवाह वर्ण कौन से कहलाते हैं? तो अयोगवाह वर्ण इसमें कहलाते हैं विसर्ग वाले। ठीक है, कौन से कहलाते हैं? विसर्ग। थोड़ा ऑप्शन इसमें उल्टा हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी बन रहा है। कौन से होते हैं? विसर्ग। विसर्ग वाले जो वर्ण होते हैं ये सभी अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंत होता है, ओष्ठ होता है, तालव्य होता है, या फिर वस्त्र होता है। तो वट्स होता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो कौन सा है? छ। तो छ वर्ण का स्थान हमारा होता है तालव्य। ठीक है, कौन सा होता है? तालव्य। च, छ, ज और झ और ईन। ठीक है, ये सभी वर्ण जो होते हैं ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं है। त्र, ज्ञ, छ या फिर श। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये श वर्ण जो है ये कौन सा? तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये कौन सा व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, कौन सा है? ये ऊष्म व्यंजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन इसमें कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, व, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ। तो तालव्य व्यंजन इसमें कौन से हो जाएंगे? तो तालव्य व्यंजन इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। तालव्य व्यंजन ये सब हमारे हो जाएंगे च, छ, ज, झ और य। ठीक है, ये सभी तालव्य व्यंजन हो जाते हैं। फिर ये कौन से हैं? तो ये हमारे दंत होते हैं। ठीक है, कौन से हैं? ये दंत हैं। फिर ये कौन से हैं? तो ये है मूर्धा। कौन से हैं? ये है मूर्धा। फिर ये कौन से हैं? तो ये हो जाते हैं ओष्ठ। ठीक है, कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ओष्ठ।
ठीक है, ये ओष्ठ हो जाते हैं, और का खा गा घा ये कंठ होते हैं। ठीक है, तो सभी हमारे पांचों वर्ण इसमें आ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य हैं, या फिर ऊष्म हैं, अंतस्थ हैं, या फिर ओष्ठ हैं? तो या रा ला वा ये हैं, ये कौन से हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ठीक है, यह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, एक जानकारी और लेते हैं इसके बारे में, तो देख लेते हैं या और वा। ठीक है, या और वा ये दोनों अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। क्या है? ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। या और वा ये दोनों ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। ठीक है, अर्ध स्वर कहलाती हैं। रा, तो रा क्या कहलाता है? रा ये लुंठित, ठीक है, लुंठित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इसे लुंठित स्वर या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ये लुंठित कहलाता है। और ला क्या है? ला ये पार्श्विक। ठीक है, ला ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पार्श्विक व्यंजन कहलाता है ला। ठीक है, तो हमने चारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? यह आपको देखना है। केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो क्या है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। अगला है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, या वर्ग के पंचमाक्षर। तो हमने बताया था वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं, ठीक है, सभी वर्गों के मतलब पांचों वर्गों के पंचमाक्षर जो होते हैं, ये सभी अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखो, इसमें सिर्फ पूछा है हिंदी वर्णमाला में सिर्फ स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, ना इसमें पूछा है मूल, ना पूछा है कुल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 11 ही लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? तो इसमें सिर्फ 11 लगाएंगे, क्योंकि इसमें 13 ऑप्शन दिया भी नहीं है। अगर 13 दिया होता है तो उसमें 13 लगाते। ठीक है, जहाँ पर कुल और मूल ना लिखा हो तो वहाँ पर 13 लगाएंगे। जब 13 नहीं होगा तो 11 ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे यही समाप्त हुए। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।